बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 11 तार, मैं वसीम बादामी इस दुआ के साथ आगाज़ करते हैं, अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े में करम फरमाए इंशाअल्लाह। बहरहाल पाकिस्तान में कोरोना के हवाले से बातचीत भी जारी है और सियासी मैदान में भी कुछ बयानबाजियाँ हैं जो कि एक वक्फ़े के बाद अब जिसका दोबारा आगाज़ हो गया है। नून लीग क्या सोच रही है इस सारी सियासी सूरत हाल पर? नून लीग नैब में तरामीम के हवाले से क्या सोचती है, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? 18वीं तरमीम पर नून लीग पर यह इल्ज़ाम कितना सही या गलत है कि वो कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी पर है? इन तमाम तर चीज़ों पर हम बात करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल जनाब एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एहसन इकबाल साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया वक्त देने का एहसन इकबाल साहब। सबसे पहले तो ज़रा ये शेख रशीद साहब का बयान सुनिएगा कि जिसमें वो कहते हैं कि जनाब अपोजिशन के लोग और हमारे मिनिस्टर्स और कुछ सफ़ेद अपोजिशन के लोगों की मुलाकातें हो रही हैं हमारे मिनिस्टर्स के साथ भी, और कुछ सफ़ेद पोश लोग कह रहे हैं, पता नहीं क्या कह रहे हो, ज़रा सुनिएगा। अपोजिशन के हमारे मिनिस्टर्स के साथ और कुछ और लोग जो सफ़ेद पोश होते हैं, मीटिंग्स हो रही हैं। जब मुझे ये पता लगा कि असद उमर की मुलाकात हो रही है, आई आस्क्ड स्ट्रेट वे टू द इमरान खान। तो इमरान खान ने कहा मेरे नोटिस में है, ही डोंट वांट टू से एनीथिंग। फिर मैं भी खामोश हो गया। जी, तो पहले तो ऐसा नहीं बोलता, ये बता दें, क्या आप मुकम्मल तरदीद करते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून किसी भी सतह पर सियासी या गैर सियासी लोगों से राब्ते में नहीं है उस तनाजुर में जिस तनाजुर में शेख रशीद साहब ने कहा है? देखिए, शेख रशीद साहब जितनी मेहनत के साथ डिसइंफॉर्मेशन फैलाते हैं, अच्छा, अगर उससे ये आधी मेहनत अपने महकमा रेलवे को दुरुस्त करने के लिए करें तो ये आए रोज़ जो रेलवे की पटड़ी से बोगियां उतरी होती हैं, इनका काम दुरुस्त हो जाएगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून समझती है कि नैब का कानून और 18वीं तरमीम ये दो अलहदा चीज़ें हैं, इनके दरमियान कोई ना लेना है ना कुछ देना है। 18वीं तरमीम पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों ने इत्तफाक राय से पास की थी सही, और इसके ज़रिए सूबाई खुद मुख्तारी का मसला हल किया था। ठीक, लिहाजा इसको छेड़ने से छोटे सूबों के अंदर बिलखसूस और तमाम सूबों में बिलअमूम जी जी, जो एहसास महरूमी पैदा होगा वो वफाक के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। लिहाजा हम 18वीं तरमीम को रोल बैक करने की हमायत नहीं करते। पहले तो ये बताया ना, रवाबित का बताया ना कि आप तरदीद करते हैं किसी सतह पर नून लीग राब्ते में नहीं है सियासी या गैर सियासी लोगों से इस तनाजुर में? नहीं, देखिए ना, नून लीग के राब्ते अगर होते तो शहबाज शरीफ साहब 3 पेशियां नैब की भुगतते, हमजा शहबाज शरीफ 1 साल से जेल के अंदर हैं, वो जेल भुगतते, मैं शाहिद खाकान अब्बासी, राना सनाउल्लाह, साद रफ़ीक और बेशुमार हमारे दीगर साथी जो नैब की चीरा दस्तियों का सामना कर रहे हैं, झूठे मुकदमों का सामना कर रहे हैं, वो हम ये कर रहे होते। तो ये सारी वो डिसइंफॉर्मेशन है जो हुकूमत अपोजिशन के बारे में इबहाम फैलाने के लिए करती है। हमारा राब्ता सिर्फ अल्लाह के बाद पाकिस्तान के अवाम के साथ है। अच्छा, लेकिन एक तो ये कि ज़ाहिर है जो तनकीद करने वाले वो यही कहते हैं ना कि वो इन्हीं वजूहात को बुनियाद बनाकर कहते हैं कि ये जो मुश्किल वक्त है इसमें आसानी के लिए ही आप लोग रवाबित कायम करना चाह रहे हैं, रवाबित कायम रखे हुए हैं। और दूसरी बात ये कि ऐसे नहीं, आप कह रहे हैं कि सिर्फ पाकिस्तान के अवाम से हमारा राब्ता है अल्लाह के बाद। तो सर आप मुझे मासूमाना सवाल का जवाब देना कि शहबाज शरीफ साहब लंदन से पाकिस्तान आए, उन्होंने यहाँ पाकिस्तान में बैठ के कोरोना के हवाले से ऐसा कौन सा एक काम किया जो लंदन बैठ के वो नहीं कर सकते थे? हालांकि वो लंदन से ये कहकर आया था कि मैं कोरोना की वजह से जा रहा हूँ, पाकिस्तान कौम को ज़रूरत है। देखिए, उन्होंने आते साथ ही पाकिस्तान में पार्टी को मोबिलाइज़ किया और पार्टी को कोरोना के ख़िलाफ़ जद्दोजहद में एक महाज पे हमें बहुत लीडरशिप मिली है। पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि हेल्थ केयर सेक्टर में जो हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज़ हैं, इन्हें तकरीबन हुकूमत ने अपनी मदद आप पर छोड़ दिया हुआ है। ज़्यादातर डॉक्टर्स ने ये कहा कि हमने अपने हिफाजती लिबास अपने पैसों से ख़ुद अपनी हिफाजत के लिए ख़रीदा है। मुस्लिम लीग नून ने पूरे मुल्क के अंदर हज़ारों की तादाद में चारों सूबों के अंदर हॉस्पिटल्स में जाकर डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, नर्सेज़ के लिए अपने रिसोर्सेज मोबिलाइज़ करके प्रोटेक्टिव जो किट्स हैं वो फराहम की। इसी तरह पार्टी के जो चैप्टर्स हैं उनको मोबिलाइज़ किया गया।
कि जो उनके अपने अपने हलके में गरीब हैं, नादार हैं, अपनी मदद आपके तहत उनकी मदद के लिए काम करें। इसी तरह जो हुकूमत के साथ हमारा एक अपोजिशन का किरदार हो सकता है कि हमने हुकूमत को कोरोना से निपटने के लिए क्या उसकी हिकमत अमली होनी चाहिए, क्या मुल्क को मुआशी तबाही से बचाने के लिए इकदाम किए जाने चाहिए, उस पर माहिरीन से मिल के सिफारिशात तैयार की और वो हुकूमत को दी। तो ये सारे वो इकदाम हैं जो कोई भी अपोजिशन का फ़र्ज़ है कि वो करे, लेकिन हुकूमत ने अपोजिशन के साथ बैठने से इनकार किया। आपको मालूम है कि प्राइम मिनिस्टर उस मीटिंग से ही उठकर चले गए जहाँ पर लीडर ऑफ अपोजिशन और दीगर अपोजिशन रहनुमा थे। हुकूमत सिंध के साथ अभी तक जो वफाकी वज़रा हैं वो तोपखाना खोल के खड़े हैं, उनको ऊपर रोज़ फायर करते हैं, बजाय ये कि यकजहती पैदा करें, बजाय ये कि सबको इकट्ठा करें, ये हर किसी से गुथम गुथा हो रहे हैं। तो बदकिस्मती ये है कि हमारे पास वाकई मेरा भी अपना ये ख्याल है हसन इकबाल साहब कि ये फेडरल गवर्नमेंट का रोल, मैं हर प्रोग्राम में कह रहा हूँ, इससे ज़्यादा मैच्योर होना चाहिए। स्पेशली प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का रोल का एक्ट बहुत ज़्यादा मैच्योर होना चाहिए। तो वो ये वाकई मैं इससे एग्री करता हूँ और पीटीआई के दोस्तों से रोज़ाना इस पर सवाल भी करते हैं। आपसे आपका सवाल करूँगा और वो सवाल ये कि अगर आप लोग भी इस पर सिर्फ सियासत बराए सियासत नहीं कर रहे तो सर कुछ फरमाइए ना सिंध गवर्नमेंट के बारे में भी। तो मसलन ये अगर ये डॉक्टर फुरकान वाला वाक़या अगर सिंध के अलावा पंजाब में हुआ होता तो आप लोग 4 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर चुके होते और बताते हैं कि आपको कितना अफसोस हुआ है इस वाक़े पे, किस अंदाज से एक डॉक्टर बेचारा सड़कों पे जो है वो रुलता रहा, वेंटिलेटर के लिए नहीं मिला और उसने जान दे दी। ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत है सिंध में और यहाँ पर ये हुआ है। इस पर कितने सख्त बयानात हैं आप लोगों के? अगर आप सियासत नहीं कर रहे तो इस पर भी फरमाते फिर। नहीं, देखिए ना, बात यह है कि इसकी वहाँ पर सिंध हुकूमत के तर्जुमान ने कहा है कि वो इस वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं कि उनके पास वेंटिलेटर्स हैं और क्या वजह है कि वो वेंटिलेटर तक नहीं पहुंच सके। ऐसा ही वाकया पंजाब में हुआ होता और ऐसा ही बयान पंजाब हुकूमत के तर्जुमान का आता तो आप इसी तरह खामोश हो जाते कि चले वो कह रहे हैं तहकीकात कर लेंगे तो कर लें, ठीक है, मसला नहीं। वहाँ तो यहाँ पर तो रोज़ यही वाकयात हो रहे हैं पंजाब के अंदर। और हमने इसीलिए, देखिए ना, मैं फिर आपसे कहूँगा कि अपोजिशन इस वक्त बहुत संजीदगी का मुजाहरा कर रही है। हम सियासत बराए सियासत नहीं कर रहे चूँकि मुल्क एक वबा का सामना कर रहा है। इस वक्त हमें कौमी यकजहती की ज़रूरत है, हमें महाजराई को कम से कम रखने की ज़रूरत है। तो हमने तो हुकूमत पे जो तनकीद भी की है वो बहुत ही एक मखसूस पैराए में किया है कि जिससे एक बेजा ये तासुर ना जाए कि हम लेग पुलिंग कर रहे हैं, चूँकि ये एक मुसीबत है जिसके अंदर हम सबको अपना अपना किरदार अदा करना है। लेकिन बदकिस्मती सिर्फ यही है कि जैसे आपको मैं मिसाल दूंगा, जब आर्मी पब्लिक स्कूल पे हमला हुआ तो उस वक्त हमारी हुकूमत थी और प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने 24 घंटों में मुल्क की सारी क़यादत, जिसमें वो इमरान खान साहब जो डी चौक पे बैठ के सुबह शाम उन्हें गालियां निकाल रहे थे, उनको भी इज्जत के साथ अपने साथ बिठाया, अस्करी क़यादत को बिठाया और एक नेशनल एक्शन प्लान 2 दिन में बना, जिसने आपने देखा कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हमारी जंग का पूरा पैराडाइम चेंज कर दिया। तो ये क्राइसिस एक मौका होता है सबको इकट्ठा करने का, एक लीडरशिप दिखाने का। बदकिस्मती ये है कि इन लोगों के अंदर ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। ये सिर्फ कीचड़ उछाल सकते हैं, ये गालियां दे सकते हैं, ये पगड़ियां उछाल सकते हैं। वो डी चौक का कंटेनर इनकी नफ्सियात में इतना गहरा घुस चुका है कि ये 2 साल के बाद भी ये समझ नहीं रहे कि ये हुकूमत के अंदर हैं। अच्छा। ये भी समझते हैं कि डी चौक के ऊपर कंटेनर से ये तकरीर कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है, ये बात अपनी जगह एक है, इस पर या तो नुक्ता जो उठाया है, लेकिन मुझे एक और सवाल का जवाब दीजिएगा। कोरोना की सूरत हाल है और आप लोग समझते हैं कि सूरत हाल बड़ी दगरगू है, आप ये भी समझते हैं कि हुकूमत अपना काम नहीं कर रही। शहबाज साहब इस हवाले से मदद करने के लिए आपके ख्याल में लंदन से पाकिस्तान आ गए, तो मरियम बीबी तो है पाकिस्तान में, वो इस हवाले से क्यों मुतहर्रिक नहीं हो रही? सियासी, ये तो कोई खालिसत, ये तो सियासी बात भी नहीं है, खालिसतन गैर सियासी चीज़ है, तो वो क्यों कोरोना के तनाजुर में भी मुतहर्रिक नहीं हो रही? नहीं, वो भी अपने हिस्से का काम कर रही हैं, लेकिन अभी आपको मालूम है कि इस वक्त तो कोई भी अवामी नौयत का एक्टिविटी करने का वक्त नहीं है। और इस वक्त तो एक लॉकडाउन है या उसमें सोशल डिस्टेंसिंग है जिसमें हर कोई अपने घर के अंदर मुक़य्यद है और एक ऑनलाइन इंगेजमेंट है पार्टी के साथ और सब लोगों के साथ। तो मरियम साहिबा जो पार्टी के इजलास हैं उसमें शरीक होती हैं और वो भी रिलीफ वर्क की निगरानी कर रही हैं अपने तौर पे। तो जब तो शहबाज साहब ये ऑनलाइन अरेंजमेंट तो लंदन से कर सकते थे, वो पाकिस्तान आए खास इस पर। देखिए ना, वो पार्टी के सरबराह हैं और आप लोग ही ये बात उठाते थे कि जी लीडर ऑफ अपोजिशन इस वक्त मुल्क के अंदर क्यों नहीं है, उनको यहाँ पर होना चाहिए। अगर वो लंदन से बैठ के ये सारी सरगर्मियाँ करते तो आपके टॉक शोज़ का मौजू ये होता कि वो वापस क्यों नहीं आए।
अब अगर वो वापस आ गए हैं तो आप कह रहे हैं कि ये काम तो वो लंदन से भी कर सकते थे, वापस क्यों आ गए हैं? मैं समझता हूँ कि हमें चीज़ों को बिला वजह ट्विस्ट नहीं करना चाहिए और अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो अपने बीमार भाई को छोड़ के पाकिस्तान आए ताकि इस मुसीबत की घड़ी में कौम के साथ हों और पार्टी को मोबिलाइज करें। यकीनन उनके आने से पार्टी में तवानाई पैदा हुई है। ये नुक्ता बिल्कुल ठीक है। और अगर आप मतलब मैं अपनी बात करूँ तो अगर वो ये वाकई अहकामात अगर लंदन से दे रहे होते तो मैं तो तनकीद करता है इस बात पे कि हाँ लंदन से बैठ के यहाँ कर रहे हैं, इसलिए उनका जो लंदन से वापस पाकिस्तान आना है, मैं इस अमर पर तो तनकीद मैं नहीं कर रहा कम से कम। मैं गलत करूँगा। अच्छी बात है। अब मैं सवाल मेरा सिर्फ ये है कि यहाँ आकर मतलब मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ वाकई कि यहाँ आकर वो एक्चुअली कर क्या रहे हैं। मतलब जाहिर है यहाँ आए हो तो अच्छा किया, अब आकर कुछ और अच्छा भी करें ना, नहीं कुछ काम मुतारिक जो नजर आए। मैंने आपको बताया कि उनकी मौजूदगी ने पार्टी को एनर्जाइज किया है। उन्होंने पार्टी के जो रिलीफ वर्क है उसको सुपरवाइज कर रहे हैं, डेली बेसिस पे वो रिपोर्ट लेते हैं। इसी तरह जो मेडिकल स्टाफ के लिए हमने एक इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया उसकी वो निगरानी कर रहे हैं, उसको डेली बेसिस पे मॉनिटर करते हैं। और सबसे बढ़कर ये कि पार्टी की मुशावरत में वो शरीक हैं। कल भी हमारा पार्टी का एक सीनियर लीडरशिप का जो पार्लियामेंट्री एडवाइजरी ग्रुप है उसका इजलास होगा जिसकी वो सदारत करेंगे। तो यकीनन उनका इन पर्सन होना एक बहुत हमारे लिए हौसले की बात है, एक तवानाई की बात है। शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी का खदशा है आपको? देखिए, मुझे इस बात का अंदाज़ा है कि वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद के अंदर जो मिल है, अफवाह साजी कह लीजिए, या जो ख़बरें उड़ती हैं जिनका कोई ना कोई ज़रिया होता है, उसमें ये कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म ने नैब को अपोजिशन के कुछ लोगों की दोबारा फहरिस्त दी है कि आप इनको दोबारा पकड़िए या इनको अंदर कीजिए ताकि मेरी हुकूमत के लिए मुश्किलात कम हों। तो हुकूमत की पूरी कोशिश है कि वो अपोजिशन के चंद सरकर्दा लोगों को दोबारा। आपको लगता है इस कोशिश में कामयाब होगी हुकूमत? ये तो अब वक्त ही बताएगा। उन इदारों के ऊपर इन्हिसार है वो किस हद तक वज़ीर आज़म की बात मानते हैं, लेकिन अगर वो करेंगे इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। इससे पहले मुस्लिम लीग नून की सारी क़यादत को, सीनियर लीडरशिप को वो अंदर कर चुके हैं। मैं भी जेल देख आया हूँ, शाहिद खाकान साहब भी देख आए हैं, राना सनाउल्लाह देख आए हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक देख आए हैं, शहबाज साहब भी पहले देख आए हैं, हम सब देख आए हैं, हमजा अभी तक जेल के अंदर हैं। तो उससे कोई मुस्लिम लीग नून पे फ़र्क तो नहीं पड़ा। ये हुकूमत की देखें, ये का अपना वसीम ऐसी हुकूमत है, ये 20 करोड़ अवाम को भी जेल में डाल देना, इस वज़ीर आज़म से ये गाड़ी नहीं चलनी, इसकी कैपेसिटी नहीं है। ये ना तजुर्बेकार अनाड़ी बंदा जिसने भी मुल्क के ऊपर बैठाया है, बड़ा जुल्म अजीम किया है। ये 10 साल भी बैठे रहे, सारी ज़िंदगी जिस शख्स ने सिर्फ चंदा मांगा है, जिसने सिर्फ तकरीरें की हैं, वो पाकिस्तान जैसे मुल्क को नहीं चला सकता। मुल्क चलाने के लिए फरासत चाहिए, मैच्योरिटी चाहिए, बहुत विजडम चाहिए, बहुत आपको तजुर्बा चाहिए। ये तो बिल्कुल अनाड़ी के नाड़ी हैं जो लोग सारे आगे बैठ गए, रोज अप्रेंटिसशिप करते हैं, जैसे एक बच्चा खिलौने से खेलता है, उसको तोड़ता है, एंजॉय करता है। ये भी हुकूमत की कीमत के ऊपर, 22 करोड़ अवाम की कीमत के ऊपर लर्निंग कर रहे हैं, ऑन जॉब ट्रेनिंग हो रही है। मैं इस पे, ये तो आपने अभी जो बात की है, मैं इस पे एक अलग सवाल करूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे ये बताइए, एक सांस में आप कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने नैब को हमारी तैयारी के मुताबिक फिर टास्क दिया है कि इन लोगों को पकड़ो। दूसरी तरफ आप लोग ये बात भी जानते हैं और मानते भी हैं कि जो नैब के कवानीन है जिनके तहत ये गिरफ्तारियां बहुत आसान हो जाती हैं, नाजायज़ गिरफ्तारियां, यही हुकूमत उन नैब कवानीन में तरमीम करने के लिए भी तैयार है। ये दोनों बातें एक दूसरे से मुतजाद है ना। या तो हुकूमत नैब कवानीन में तरमीम नहीं करेगी या फिर आप लोग गिरफ्तार नहीं करवाएगी। दोनों काम कैसे कर सकती है हुकूमत? देखिए, उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। असल में यह है कि हुकूमत के अंदर इस वक्त 2 लॉबीज हैं। एक वो लॉबी है जिसकी क़यादत वज़ीर आज़म करते हैं, जो ये चाहते हैं कि नैब के काले कानून को कायम रखा जाए, चूँकि ये उनको वो ताकत देता है कि जिसको चाहें वो पकड़ के 90 दिन के लिए जेल में डाल दें। तो वज़ीर आज़म का जो एक ज़हन है और जो उनकी सोच है, वो इस काली तलवार को अपने हाथ में रखना चाहते हैं। दूसरी तरफ हुकूमत के अंदर वो लॉबी है जो अमली बुनियादों पे, चाहे वो इस बुनियाद पे कि मुल्क के जो बिजनेसमैन हैं और जो ब्यूरोक्रेसी है वो बहुत नाला है और वो काम करने के लिए तैयार नहीं, या वो इस बुनियाद पे कि अब उन्हें खुद खौफ है कि अब हमारी बारी आने वाली है।
वो ये चाहते हैं कि इस अमल पसंदी में हमें नैब के कानून को आइन और कानून से हम आहंग करना चाहिए, और जो इसके अंदर हुकूमत बहुत की ज़्यादा सफ में बैठे किसी भी शख्स को क्यों ये खौफ है कि नैब की पकड़ में मैं भी ना आ जाऊं, क्योंकि नैब तो देखिए, हुकूमत के इशारों पर चलता है, आपके अपने ख्याल में? जी जी, देखिए ना, अब तो वो अगरचे इशारों पे चलता है, लेकिन अब जब मगरमच्छ मुंह खोल के सामने आ जाए और वो कहे कि मैं करप्शन का मगरमच्छ हूँ, और वो उसको नैब कैसे आंखें बंद कर सकता है? शुगर की और आटे की जो रिपोर्ट आई, उसके बाद अगर नैब कुछ नहीं करेगा तो उनकी क्या जो एक आने या आधा आना बची है साख, वो रह जाएगी आपके ख्याल में? क्या बीआरटी के ऊपर नैब को नोटिस नहीं लेना पड़ेगा, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्कैंडल है डेवलपमेंट सेक्टर के अंदर? क्या नैब उस दवाई के स्कैंडल का नोटिस नहीं लेगा जिसने गरीबों के साथ खेला, उनकी ज़िंदगी से खेला, और वज़ीर साहब चुपके से अपना ओहदा छोड़ के पार्टी के सेक्रेटरी जनरल बना दिए गए? क्या नैब उस फॉरेन फंडिंग का केस का नोटिस नहीं लेगा जिसके तहत पाकिस्तान की किसी सियासी जमात ने तारीखी मनी लॉन्ड्रिंग की है और वो रसीदें देने के लिए तैयार नहीं है? तो देखिए, बात यह है कि नैब अगरचे हुकूमत के इशारों पे चल रहा है, लेकिन वो करप्शन के केसेस के जो अब बिल्कुल सामने 2+2 4 होकर आ गए हैं, उनकी मजबूरी है कि वो किसी न किसी दर्जे में अपने आप को बचाने के लिए कोई हुकूमत के 1-2 लोग पकड़ें, और उससे बचने के लिए हुकूमत के अंदर ये मुदाफ़ियती कोशिश ज़रूर है कि नैब के कानून को थोड़ा सा नरम किया जाए। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे अभी भी ये समझता हूँ जी। कि इमरान खान जिसका नाम है, वो नैब के कानून को कभी नरम नहीं होने देगा। वो इसको अपने मुखालफिन के लिए और मीडिया को काबू करने के लिए इस्तेमाल करने के लिए इसी हालत में यू विल बी सरप्राइज्ड अगर नैब लॉज में तरमीम हो जाए? देखिए, अगर नैब लॉज में कोई ऐसी तरमीम होती है कि जो वाकई मीनिंगफुल तरमीम है, तो इसका मतलब ये है कि फिर वज़ीर आज़म पे वो लोग किसी हद तक हावी हो गए हैं कि जो समझते हैं कि मुल्क का कारोबार नहीं चल रहा, हुकूमत का कारोबार नहीं चल रहा, बिजनेस कम्युनिटी नाला है, ब्यूरोक्रेसी। आज आप किसी दफ्तर में चले जाएं, मुझे आप 1 रुपए के फैसले के ऊपर किसी से दस्तखत करा के दिखा दें, हर अफसर कहता है मेरी बला से ये फाइल उठा घुमा के ले जाओ, एक नई कमेटी बना दो, उस कमेटी के ऊपर एक नई कमेटी बना दो। वो कहता है जी मैं अपने पेंशन के पैसे नैब के सामने वकीलों को खड़ा करने पे क्यों लगाऊं? मुझे क्या जरूरत पड़ी है? नहीं फैसला होता ना हो, लेकिन मैं तो कल को बुरा नहीं बनूंगा। अब आप देख लीजिए ना, नैब ने जिस तरह हमारे केसेस के अंदर अफसरों को बुला बुला के डराया है, कल को कोई किसी किस्म का जायज काम करना भी गुनाह समझता है। वो कहता है कि जी क्या पता कल को ये किसी काम को सियासी बुनियाद पे फिर निकाल लें और एक सियासतदान के पीछे 30-40 अफसरों को तलब करना शुरू कर दें, तो हम वकील कहां से आप लेकर क्या रहे, आएंगे? नैब लॉज में तरमीम होनी चाहिए या नहीं? हम तो देखिए ये बात कह चुके हैं कि ये नैब मुशर्रफ साहब ने एक सियासी एजेंडे के तहत बनाया था, और इस नैब के कानून को पाकिस्तान के आइन और कानून से हम आहंग होना चाहिए। नहीं, आपकी सफों से ऐसी आवाज भी आ चुकी है ना माजी करीब में कि भाई हमने तो भुगत लिया ना इन कवानीन को, अब नहीं तब्दीली होगी, अब तुम भी भुगतो, ये भी आ चुकी है ना हमारी तरफ से, ऑपोजिशन की तरफ से जो तजावीज़ हैं नैब के कानून को दुरुस्त करने की, वो सेनेट के अंदर हम दाखिल कर चुके हैं। सेनेट के अंदर इस वक्त एक बिल है जिसमें ऑपोजिशन ने अपनी सिफारिशात दे रखी हैं और हुकूमत को भी मालूम है। अब मिसाल के तौर पे देखिए, अगर कोई 15 बंदों का कातिल है, कोई दहशतगर्दी करता है, उसकी 14 दिन का रिमांड होता है, लेकिन अगर आप किसी पर झूठा मुकदमा नैब का बना दीजिए तो वो 90 दिन के लिए आप उसको ले जा सकते हैं नैब के रिमांड के ऊपर, जमानत नहीं है उसकी। तो इसी तरह जो गिरफ्तारी के सियाह और सफ़ेद इख्तियारात हैं जिनका हाई कोर्ट ने भी नोटिस लिया है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि ये इख्तियार जो है ये किसी का मन भाया इख्तियार नहीं है, ये आइन और कानून के तहत होगा कि आप किसी को किस शक्ल में और किस हालत में गिरफ्तार करते हैं। ये नहीं कि किसी को इंक्वायरी स्टेज पे पकड़ लिया, किसी को एक ऐसी बोगस दरखास्त पे पकड़ लिया, किसी को ना पकड़ा, उसके खिलाफ रेफरेंस भी फाइल हो गया, तो मैं ऐसा करता हूं, मैं जरा एक स्पेसिफिक क्वेश्चन फ्रेम कर देता हूं, जाहिर है इसकी जुजियात तो बहुत ज्यादा ना, मैं जरा स्पेसिफिक सवाल कर लेता हूं। नैब के लॉ में ये तरमीम जो कि इससे पहले अमेंडमेंट में भी प्रपोज हुई थी, जिसकी तरफ आपने भी इशारा किया कि जिसके तहत प्रोसीजरल फ्लॉ को
करप्शन से इक्वेट नहीं किया जाएगा। इस पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली ये अगर तजवीज़ आती है तो आप इसकी हिमायत करेंगे कि हाँ ऐसा करना चाहिए, प्रोसीजरल फ्लॉ को करप्शन से इक्वेट नहीं करना चाहिए? नहीं, देखिए, प्रोसीजरल फ्लॉ जो है वो तो एक इरेगुलरिटी होती है ना, वो करप्शन नहीं होती। हाँ, लेकिन और इसके अभी ऊपर हालिया सुप्रीम मामला में कोर्ट, कंफ्यूज हुए हैं ना मिफ्ता के केस में। मैं आपसे अर्ज करूं, देखिए, मेरी जब केस चल रहा था तो इसमें ये बात हाई कोर्ट की तरफ से कही गई थी कि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के ऐसे फैसले मौजूद हैं जो ये कहते हैं कि जो प्रोसीजरल मैटर है उसको आप करप्शन में नहीं कर सकते, उसको आप ये नहीं कह सकते कि ये कोई बदउनवानी हुई है, तो लिहाजा वो ऑलरेडी कवर मौजूद है। लेकिन फिर भी ब्यूरोक्रेसी की तरफ से बहुत ज़्यादा इसकी एतराज़ था कि इसको सराहत के साथ लिखा जाए। तो मैं समझता हूं कि जैसे 3-4 मोटी मोटी चीज़ें हैं, जैसे 14 दिन का रिमांड इसमें मैक्सिमम होना चाहिए, इसी तरह एहतसाब अदालत को ज़मानत लेने का इख्तियार होना चाहिए। अब आपको हाई कोर्ट में जाना पड़ता है, हाई कोर्ट ओवरलोड होती है पहले ही, उस पर फिर कई दिन इसी समात में लग जाते हैं। इसी तरह जो बाकी पाकिस्तान के कानून के मुकाबले में नैब लॉ के अंदर उस वक्त मुशर्रफ साहब ने इंतहाई इक़दामात रखे थे जिनका मकसद लोगों को सियासी तौर पे ब्लैकमेल करना था, वो ख़त्म होने चाहिए। और हम एहतसाब की हमायत करते हैं, एहतसाब शफाफ होना चाहिए। ठीक है, अभी बस आखिरी ये सवाल है, फिर ये बहस बहुत बार हो चुकी है, फिर कभी दोबारा करेंगे कि आपने अपने वक्त में फिर इसमें तरमीम क्यों नहीं करेंगे। अभी इस आज के सवाल को छोड़ देते हैं, आखिरी ये बता दीजिए। मैं उसका जवाब दे देता हूँ। देखिए, हमने इसलिए तरमीम नहीं की, 2 वजूहात थी। पहली वजह ये थी कि हमारे पास मतलूबा मेजॉरिटी सेनेट के अंदर नहीं थी, और दूसरी वजह यह थी कि नैब के कानून को जब तक आप इत्तफाक राय से चेंज नहीं करेंगे तो अपोजिशन की कोई जमात ये कहेगी कि ये अपने फ़ायदे के लिए या खुद को बचाने के लिए नैब लॉ को चेंज कर रहे हैं। चलें, इस पर कभी दोबारा तफसीली बहस भी करेंगे, इन 2 वजूहात को एलैबोरेट करेंगे। अभी आखिरी बात ये बता दें, मैं आपके सामने अपना एक तज्जिया पेश करता हूँ, आप समझिए, आप बताइए कि आप इसको कितना नाकिस या कितना मुस्तनद समझते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी तमाम तर बातें अपनी जगह, गवर्नेंस के मसाइल हो, गैर संजीदगी हो, इमेच्योरिटी जो कभी, हुकूमत की बका को मुस्तकबिल करीब में किसी किस्म का कोई खतरा नहीं, दिस गवर्नमेंट इज हियर टू स्टे। आप इसको कितना नाकिस या मुस्तनद तज्जिया समझते हैं? नहीं, मैं समझता हूँ कि ये मुस्तनद नहीं है। अच्छा। इसलिए कि जो हमारा असल चैलेंज है वो कोरोना के बाद आने वाला है। हमारी मईशत इस हुकूमत ने कोरोना से पहले ही ख़त्म कर दी थी। देखिए, ये कारखाने कोरोना से भी बंद हुए हैं, लेकिन कोरोना से पहले ही तमाम इंजीनियरिंग इंडस्ट्री बंद हो गई थी, ऑटो इंडस्ट्री बंद हो गई थी। आपकी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन मुसलसल 2 सालों से नीचे जा रही है, 4 क्रॉप्स नीचे जा चुकी हैं। पाकिस्तान के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई बेइंतहा हो चुकी थी, तो हम पहले ही क्राइसिस में थे। कोरोना ने हमारी बिल्कुल कमर तोड़ दी है। अब इस कोरोना के बाद मुल्क की मईशत की बहाली के लिए जो जाइगेंटिक एफर्ट चाहिए, एक को हमालिया जितनी कोशिश चाहिए, जिसमें कि आप जब तक सबको यकजा नहीं करेंगे आप वो छलांग नहीं लगा सकते। क्या इस हुकूमत में, क्या इस लीडरशिप में वो सलाहियत है कि ये सबको इकट्ठा करके पाकिस्तान की जो कौमी रिस्पॉन्स है उसको एक ऐसी छलांग के अंदर बना दे कि जिससे हम इस फंदे से निकल जाएं, इस बहरान से निकल जाएं? क्या इसके अंदर वो इकोनॉमिक विजन है? नहीं है। तो ये हालात ही इनको निकाल देंगे, क्योंकि नाउ दे हैव बिकम पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, दे आर नो मोर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। लेट्स सी, देखते हैं क्या किसकी राय क्या साबित होती है। बहुत शुक्रिया जनाब एहसन इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया। एक वक्फा लेते हैं और उसके बाद हमारे साथ 2 मारूफ डॉक्टर्स मौजूद होंगे, सीमी जमाली साहब और डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब। कोरोना से मुतालिक बहुत सारे सवालात हैं, उनके जवाबात लेंगे दोनों मुअज़्ज़िज़ डॉक्टर साहब से। खुश आमदीद कहते हैं आपको। 2 मुअज़्ज़िज़ डॉक्टर साहबान हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर सीमी जमाली साहबा और डॉक्टर नसीम सलाउद्दीन साहबा, जो कि हैं इंडस हॉस्पिटल से, और सीमी जमाली ऑफ कोर्स एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेज की। दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नसीम सलाउद्दीन साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नसीम। बहुत शुक्रिया वक्त देने का। पहले तो ये बताइएगा, ये क्या मामला, ये डॉक्टर फुरकान साहब का जो मामला हुआ है, चूँकि उसमें जो उनकी ऑडियो है बड़ी दिल हिला देने वाली, इसमें वो इंडस हॉस्पिटल का भी नाम लेते हैं कि जाने की कोशिश की और वेंटिलेटर नहीं मिला वहाँ पे, ये क्या है मामला? असल में उनकी नीस ने उन्हें बहुत कुछ कहा कि इंडस की तरफ आप आ जाएं, तो वो उन्होंने मना किया कि नहीं, मैं इंडस नहीं जाना चाह रहा हूँ। वो कोई और हॉस्पिटल जहाँ पर वो पहले काम करते थे वहाँ जाना चाह रहे थे। तो इनकी नीस ने उनको बार बार कहा कि आप इधर आएँ, मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ।
बल्कि वहाँ पर उनके लिए इमरजेंसी रूम में कहलवाया भी था कि वो यहाँ पर आएंगे, लेकिन वो वहाँ पर आए नहीं, बजाय उसके वो SIUT जाने लगे थे। तो यहाँ तक बस ये खबर दुरुस्त है। उसके बाद जो हुआ सो हुआ, लेकिन इंडस तो पहुंचे ही नहीं। और लेकिन वो जो गुफ्तगू उनकी वाइफ कर रही है उससे तो तासुर मिल रहा है कि उन्होंने सारे ऑप्शंस एक्सरसाइज किए इंक्लूडिंग इंडस हॉस्पिटल। नहीं, नेवर केम, आई नहीं इंडस तक के, यकीनन नहीं आए। वो सबको पता है, उनकी नीस वहीं पर काम करती हैं। उन्होंने यही बताया। आप कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब का इंडस से कोई राब्ता ही नहीं हुआ? ही नहीं हुआ, बिल्कुल। अच्छा, अब देखो जाहिर है जो मतलब जो इसमें इंक्वायरी में श्योर हो रही होगी, जो हकीकत है वो सामने आ जाएगी और आनी भी चाहिए। लेकिन मैं वैसे भी एक बात सोच रहा हूँ, कॉमन सेंस की हालत कि एक इंसान को पता है, वो डॉक्टर है, वो आम आदमी नहीं है, उसको पता है कि मेरा मामला ख़राब हो रहा है और ज़िंदगी मौत की कश्मकश में मुब्तला हो रहा हूँ। उसको बाकी ऑप्शन वो एक्सरसाइज कर चुका है, वहाँ उसको वेंटिलेटर्स नहीं मिले हैं और उसकी नीस है एक हॉस्पिटल में जो कि उसके लिए कमरा अरेंज कर चुकी है, इफ़ दैट इज़ द केस, तो क्यों नहीं जाएगा कोई? मतलब वाई? अब ये उनकी सोच थी, इस तरह से कोई उनको फोर्स कर नहीं सकता। नीस इनसे फ़ोन पे रब्ता रखती रही और बार बार कहती रही कि आप उधर आ जाइए, लेकिन वो हाँ कहकर और फिर आते नहीं। तो बस यहीं तक बात रुकी। चलिए ये ठीक है, ये बताया, मतलब मैंने कहा थोड़ी स्ट्रेंज बात लग रही है, लेकिन चलिए अब इस पे आई होप कि इसमें जो भी रियलिटी हो जल्द सामने अपनी हमारे के साथ रहेगा। डॉक्टर सीमी जमाली साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, एंड अस्सलाम वालेकुम टू डॉक्टर नसीम आल्सो। जी वालेकुम सलाम। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये तो मुझे पहले बताइएगा, ये जिन्ना अस्पताल में कोरोना के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी का क्या आगाज़ हो गया है, हो रहा है, और इसमें उसको आप देख रही हैं, तो यानी ज़ाहिर एक आम आदमी जिसको बिल्कुल ज़्यादा टेक्निकलिटी समझ में नहीं आती, तो आप बताइए हम जैसे आम लोगों के लिए जो कि मेडिकल से कि क्या अभी इसमें कुछ उम्मीद रखें हमने? वसीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आज मेरे पास डॉक्टर ताहिर शमसी साहब तशरीफ़ लाए थे। अच्छा। और वो इस ऑप्शन को JPMC के साथ एक्सरसाइज करने की बात कर रहे थे। तो अभी तो ये टेस्ट ट्रायल बेसिस पर होगा, और मैंने गवर्नमेंट ऑफ सिंध में हमारी जो हेल्थ मिनिस्टर है उनसे बात की थी, और शी वाज वेरी नाइस, और उन्होंने फ़ौरन से कहा कि इट माइट हैव सम बेनिफिट, तो अगर हम इसको जिन्ना में भी यूज़ कर सकते हैं। और उन्होंने कहा कि वो नोटिफाई कर देंगी। 2 अस्पतालों को उन्होंने नोटिफाई किया है सो फार, जिसमें JPMC नहीं था, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि वो JPMC को भी नोटिफाई कर देंगी। जब वो नोटिफाई करेंगे उसके बाद हम ये इंशाल्लाह वी विल लुक इनटू इट। वी हैव अ हीमेटोलॉजिस्ट हु विल बी लुकिंग इनटू इट, और दूसरे कंसल्टेंट्स हैं जो इसको देखेंगे, और फिर डॉक्टर ताहिर शमसी के साथ मिलकर ये प्लान करेंगे कि एंटीबॉडीज़ देने से क्या फ़ायदा होता है। वैसे हम पहले भी एंटीबॉडीज़ बहुत सारी चीज़ों में दे चुके हैं, जैसे डॉक्टर नसीम सलाउद्दीन को भी इसका अच्छी तरह पता है कि रेबीज़ जो हम लोगों की एक कॉमन वॉर है रेबीज़ के खिलाफ, उसमें हम पैसिव इम्यूनिटी देते हैं, और पैसिव इम्यूनिटी से बहुत फ़ायदा होता है मरीज़ों को, और वी हैव सेव्ड थाउजेंड्स ऑफ लाइव्स बिकॉज ऑफ पैसिव इम्यूनिटी। तो लेट्स सी कि इसमें टेस्ट ट्रायल होता है और क्या होता है आगे। क्या आप रफली बता सकती हैं कि भाई अगले एक हफ्ते में या एक महीने में या इतने दिनों में आइडिया हो जाएगा कि ये कितना कामयाब या नाकाम तजुर्बा है? ये कन्वेलेसेंट प्लाज्मा लेंगे पेशेंट्स जो हैं ठीक हो चुके हैं, उनका प्लाज्मा एक्सट्रैक्ट करेंगे और फिर उस प्लाज्मा को इंजेक्ट करेंगे। आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल द फॉर्मेलिटीज़ इंजेक्ट करेंगे उन मरीज़ों में जो कि क्रिटिकली इल हैं या मॉडरेट टू क्रिटिकल इलनेस में है। तो अब जब ये तजर्बा होगा तो फिर ही मैं बता सकती हूँ कि क्या होगा, लेकिन उससे पहले तो अभी कहना, एंड इट्स टू अर्ली, हर चीज़ बहुत अर्ली फेज में है अभी, तो वी हैव टू वेट। ठीक है, राइट, पॉइंट टेकन। डॉक्टर नसीम साहब ये बताएगा, लास्ट जो मैंने देखा था, फिर ज़ाहिर है मैं रमज़ान की मसरूफियात में चला गया, तो कि WHO ने अपनी वेबसाइट पर लिखा था कि जनाब फ़िलहाल गर्मी से वायरस मर जाता है। अभी तक तो ये एक मिथ ही है, चूँकि ज़ाहिर है इसका प्रेसिडेंट नहीं है, ये वक्त ही बताएगा कि ऐसा होता है नहीं होता है। अब जो कराची में जब हम तारीख़ी गर्मी देख रहे हैं, हीट वेव का मामला है, तो क्या आप इससे कोई अंदाज़ा हो पा रहा है कि इस वायरस का गर्मी की शिद्दत से कोई ताल्लुक़ है, या ये दो अलग अलग चीज़ें हैं? कि ये वायरस अभी सिर्फ हमारे सामने ये चौथा महीना या 5वां महीना ऐसी बीमारी सामने आ रही है। हमें कम से कम एक साल ये जब गुजर जाए तो हमें पता चलेगा कि ये वायरस की सीजनैलिटी क्या है। आया कि ये गर्मियों में ज़्यादा होता है, सर्दियों में होता है, और लगता नहीं है कि कोई गर्मी सर्दी से फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि जब ये इसका देखिए, ये सार्स जो कि 2002-2004 में चाइना में था, तो उससे उसकी रिजेम्बलेंस बहुत ज़्यादा है,
और उस एपिडेमिक में सार्स के कोई गर्मी सर्दी से कोई फर्क नहीं पड़ा। ये वायरस इतना नया है कि इसकी अभी तक हमें कोई हैबिट्स की समझ नहीं आ रही है। ओके, ठीक है। टू अर्ली अभी बल्कि इस वायरस के बारे में हमें बहुत ही कम पता है। हालांकि ये जैसे मैंने बताया सार्स और मर्स से का एक ही वायरस तो है। इसका गर्मी या सर्दी से ताल्लुक के बारे में कुछ भी कहना बहुत कबल वक्त है। ठीक, एक बात इसी से जुड़ा और भी बता दीजिएगा, कुछ हम तज्जिए ऐसे भी देख रहे हैं, आलमी मीडिया पर भी देख रहे हैं, जो कि इस एतबार से बहुत खौफनाक हैं कि उन तज्जियों का निचोड़ ये है कि अजब नहीं है अगर ये वायरस अगले कुछ हफ्तों नहीं, कुछ महीनों नहीं, अगले साल 2 साल भी इसी तरह चलता रहे, और ये जो हम सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग इस वक्त कर रहे हैं, ये न्यू नॉर्मल ऑफ द सोसाइटी, और अगले साल 2 साल मामला ऐसे ही चलता रहे। आप भी यही राय रखती हैं कि अगर ऐसा भी हो तो इसमें कोई हैरानगी की बात नहीं होगी? दिस इज वेरी मच पॉसिबल। बिल्कुल पॉसिबल, वेरी मच पॉसिबल, बल्कि प्रोबेबल ज़्यादातर यही होगा। लगता है कि हमारी ज़िंदगी बिल्कुल पिछले प्री कोविड टाइम से बिल्कुल बदल जाएगी, और ये सोशल डिस्टेंसेस और अलग रहना और मास्क पहनना, ये चीज़ें चलेंगी। अगर लोगों के जहनों में इसका मतलब ये तासुर है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा अगले 30, 40, 50 दिनों की बात है, तो वैसे ज़ाहिर है अल्लाह ताला हर चीज़ पे कादिर है जो, लेकिन मेडिकली आप देख रही हैं, यू विल सजेस्ट कि लोग ये माइंडसेट ना रखें कि बस 30, 40, 50 दिन में मामला ख़त्म हो जाएगा। जी बिल्कुल। देखिए, अगर सार्स का तजुर्बा हम देखें 2004 तक के, चाइना में जब हुआ तो उन्होंने इतनी सख्ती से सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और हाथ की सफाई और लॉकडाउन इतनी सख्ती से की कि 2004 के बाद ये बीमारी सामने आई नहीं। सही है। लास्ट केस ऑफ सार्स वाज इन 2004। कितने हो गए हमारे अभी? 16 साल हो गए, 2020 है। 16 साल हो गए, हाँ। तो वो बीमारी गायब हो गई, तो शुक्र है उस वक्त ख़त्म हो गई। हमें जाहिर है बहुत ही जल्दी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी नॉर्मल पे हो, लेकिन उसका तजुर्बा भी हमें सामने सार्स का और मर्स का भी है। अल्लाह रहम करे। राइट, हाँ, बस जी। अच्छा डॉक्टर सिमी जमानी साहब, आप प्लीज़ ये बताइएगा, ज़ाहिर है हमने आप डॉक्टर से सुन के ये अंदाज़ा लगाया कि इसमें सबसे ख़तरनाक चीज़ है वो ये कि हाथों को, इसीलिए आप लोग बार बार धोने का और सैनिटाइज करने का कहते हैं कि हाथ कहीं भी लगाया, कैरी किया और फिर वो हाथ आँख पे लगाया, कान पे लगाया, नाक पे लगाया, मुंह पे, तो ट्रांसफ़र हो सकता है। तो अब ज़ाहिर है एक इंसान की बड़ी फितरत है, या इचिंग भी होती है इंसान को कि चेहरे के किसी भी से बार बार हाथ लगाना। तो जब अनअवॉइडेबल हो जाए चेहरे को हाथ लगाना, तो क्या बेहतरीन तरीका है ये करने का कि आप वायरस से भी महफूज रह सकें और वो इचिंग भी दूर कर लें? देखिए जी, जब ये कुदरती सा अमल है कि जब आदमी को किसी चीज़ से मना किया जाए ना, तो वो जानबूझ के फिर वो करता है, और सब कॉन्शियसली उसके दिमाग में ये बात होती है। और मैं आपको भी देखती थी कि कई मरतबा आपने भी टीवी पे, हालांकि मैंने आपको पहले भी मना किया था कि आंखों पे, चेहरे पे, नाक के पास और मुंह पे हाथ ना लगाएं। तो हम इनवॉलंटरीली हो जाती है कोई चीज़, फिर मैं दोबारा, इसीलिए मैंने आपस की बात है, मैंने अपने लिए मेरा ख्याल में, हाँ मैं समझ गई थी, तो इसीलिए मैं ये, और मासूमाना सा सवाल है आपका एज यूजुअल। तो मेरा ख्याल में जिस वक्त आपको ये लग रहा हो कि आप इनवॉलेंटरीली अपने हाथ मुंह पे लगाने की कोशिश करें, तो फिर आप अपने हाथों को एक दूसरे के साथ लॉकडाउन कर दें, ताकि ये लगे कि आप हाथ को छेड़ेंगे नहीं, चेहरे को हाथ नहीं लगाएंगे। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट थिंग। अदरवाइज आप या और मास्क लगाएंगे तो कम से कम कुछ एरियाज ऑफ द फेस जो है वो बच जाएंगे। सो आई थिंक वी शुड ऑल वेयर मास्क। जिंदगी बिल्कुल यकसर बदल ही गई है और यकसर बदल जाएगी। प्री कोविड और पोस्ट कोविड जिंदगी जो है कुछ और ही थी, और अब मेरे ख्याल से इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड एंड इट्स गोइंग टू बी अ डिफरेंट लाइफस्टाइल। तो वी हैव टू यू नो। डॉक्टर नसीम साहब, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है, मतलब आप डॉक्टर ने हमें समझाया, ये बात समझ आ गई कि ऐसा ना करना, बिल्कुल मतलब ऐसा ना किया जाए। लेकिन अगेन जब अगर अनअवॉइडेबल हो जाए, तो क्या ये तरीक़ेकार ठीक है कि आप मतलब टिशू एक उठा लें और आप टिशू के ज़रिए रब कर लें अपने चेहरे को जहाँ भी आपको इचिंग हो रही है जो भी, और फिर उस टिशू को डिस्पोज कर दें और हाथ धो लें? तो ये मतलब ये नेकेड हैंड लगाने से कम थोड़ा सेफ है ये? देखिए, आपके हाथ अगर किसी ऐसी जगह पे लगाए जहाँ पे पहले से कंटामिनेशन है, और उस हाथ को उसी आपके नाक या चेहरे तक ले गए, तो फिर कंटामिनेशन होगी। लेकिन इतनी ज़्यादा उसकी रूट ऑफ ट्रांसमिशन इतना ज़्यादा हाथों से और सरफेसेस से नहीं है जितना छींकने, खांसने से, अच्छा, या तेज़ ज़ोर से बोलने या हंसने से, जहाँ पर थूक बाज़ दफ़ा बिल्कुल निकल आती है। तो सबसे इफेक्टिव मेथड इज वेयरिंग मास्क एंड कीपिंग योर डिस्टेंस। कितना फासला रखेंगे। आपने देखा है ना, नॉर्मल हालात में भी दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं,
एक को जोर से हंसी आई या जोर से ड्रॉपलेट्स आ रहे होते हैं, बोले हाँ, तो वो ड्रॉपलेट निकल आते हैं और चाहे हम उसे फील करते हैं ना करते हैं, लेकिन वो हो जाता है। तो दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ ट्रांसमिशन। बाकी हाथ वाथ रखने के हाँ एहतियात जरूर करें, लेकिन जैसे आपने बताया कि वो मुमकिन नहीं है कि आप आपके हाथ बांधे रखें और नाक या कभी मास्क ठीक कर रहे हैं, आप कभी आंखों को आप मसल रहे हैं या बाल ठीक कर रहे हैं। इट इज़ नॉट ह्यूमनली पॉसिबल, लेकिन वो एक वार्निंग है कि हाथों को साफ रखें। और मुमकिन भी नहीं है कि अब घड़ी घड़ी आप साबुन पानी से हाथ धोएं या सैनिटाइजर लगाएं। आम लोगों के पास इतना साबुन और पानी होता ही नहीं है, जो झुग्गियों में रहते हैं, गरीब हालात में रहते हैं। सैनिटाइजर तो दूर की बात, लेकिन साबुन पानी भी नहीं है, दूर की बात। तो बस अपनी आम सफाई ज़्यादा से ज़्यादा रखें और जो अफोर्ड कर सकता है साबुन पानी या सैनिटाइजर उसको इस्तेमाल ज़्यादा करें। लेकिन इट इज़ फिजिकली ह्यूमनली नॉट पॉसिबल कि कभी आप अपने चेहरे को हाथ ना लगाएं। सही। अब सीमी जमाली साहब ये बताइएगा, लोग क्या, अब देखिए जब आपसे बात करूँ तभी टॉपिक कान से निकल रहा है, तो मैंने इसको फिक्स कर लिया फिर कान में। अब देखें ना क्या कहाँ बचे इंसान। लेकिन मुझे ये बताइए, लोग क्या करें, यानी वो क्या महसूस करें तो डॉक्टर्स के पास पहुँचे। अब लगता ही है कि पहले लोगों ने ये सुना कि भाई अगर आप लोगों को सिम्टम्स नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है, आप डोंट रश टू दी हॉस्पिटल, बिकॉज वरना हॉस्पिटल ओवरलोड हो जाएंगे। फिर ये सुना कि अगर हल्का फुल्का भी है तो बस ज़रा कोशिश करें क्वारंटीन कर लें, यानी हॉस्पिटल में आना आखिरी चीज़ रखिए वरना ओवरलोड हो जाएगा। फिर जब लेकिन वज़ीर सेहत ये बताती हैं कि बहुत सारे लोग जो हमारे पास आते हैं तो वो पॉजिटिव होते हैं, उनको पता ही नहीं होता, इसलिए कि सिम्टम्स ही नहीं होते। तो अब मुझे नहीं पता है, आम आदमी को नहीं पता कि भाई मुझे क्या हो तो मैं हॉस्पिटल पहुंचूं। एक तरफ वो ये सुनता है कि वो अस्पताल ना पहुंचो, रश लग जाएगा। दूसरी तरफ वो ये केसेस देखता है कि फलां साहब को कुछ भी नहीं था, टेस्ट करवा लिया, पॉजिटिव निकल आया, हालांकि नज़ला भी नहीं था। तो क्या करें? इनिशियली हमारे पास जो सारे मरीज़ आया करते थे ना, मामूली से नज़ला, खांसी, बुखार के साथ आते थे। और जो शुरू में हमने देखे इस तरह के कोविड के पेशेंट्स जो आए थे, और ज़्यादा से ज़्यादा पिंक आइज़ देखी हमने, जैसे रेडनेस ऑफ द आइज़ हो गई, तो ऐसे लगता था जैसे वायरल इन्फेक्शन और फ्लू लाइक सिम्टम्स है। लेकिन उनमें से कुछ लोगों के जब टेस्ट कराए तो वो पॉजिटिव आए। सो ग्रेजुअली ये सिम्टम्स चेंज भी होते गए, हाई ग्रेड फीवर भी हो गया लोगों को कुछ दिन, और उसके बाद शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, जो यानी सांस लेने में जब दुश्वारी होने लगी लोगों को, तो बहुत सारे लोग जो हैं तब अस्पतालों को पहुंचे। और आजकल जो हमारे पास पेशेंट्स आ रहे हैं उनमें से अक्सर जो हैं बुखार, 2-3 दिन का बुखार और सांस लेने में दुश्वारी के साथ आते हैं। एक और चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे याद रखनी, कि वो लोग जिनका किसी कॉन्टैक्ट से रब्ता हो या जिनके घर में किसी को कोविड हो, उनके सारे क्लोज बाय कॉन्टैक्ट्स जो घर में रहते हैं उन सबको भी स्क्रीन कराना ज़रूरी है, क्योंकि ये हो सकता है, क्योंकि हमारे पास अभी एक हमने पेशेंट को देखा जिनकी बेटी को भी कोविड था, तो जब टेस्ट कराया तो ही पता चला कि बच्ची जो थी उसको बिल्कुल मामूली सा कहते हैं कि फ्लू लाइक सिम्टम हुआ, और उसके बाद फिर बच्ची को भी कोविड पॉजिटिव निकल आया। तो ये सांस लेने में दुश्वारी हो तो फिर तो फौरी तौर पर अस्पताल से रब्ता करना चाहिए, और जो डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल्स हैं उनमें नंबर्स उनके होने चाहिए। एक हेल्पलाइन भी गवर्नमेंट ने बनाई हुई है, उस पर कॉन्टैक्ट करके और फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचना चाहिए। बहुत शुक्रिया सीमी जमाली साहब, डॉक्टर नसीर साहब, थैंक यू वेरी मच। हम डॉक्टर से बात करते रहेंगे ताकि नाज़रीन आपको भी आगाही मिलती रहे। दोनों डॉक्टर साहबान का बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक के बाद हम कंक्लूड करते हैं। तो जनाब बस यही दुआ आखिर में, एक तो आप लोगों से इस्तदा है कि हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा, और जिस तरह डॉक्टर नसीम साहिबा ने कहा, ये बज़ाहिर बड़ी मायूस कुन बात लग रही है, लेकिन हकीकत से आंखें चुराने को कोई फ़ायदा नहीं है। डॉक्टर नसीम साहिबा कहती हैं कि उनको तो ऐसा ही लगता है कि अब हमें ज़िंदगियां फ़िलहाल ऐसे ही गुजारने की आदत बनानी होगी। एक सवाल के जवाब में वो कहती हैं कि उनको बिल्कुल हैरत नहीं होगी अगर ये मामला इसी अंदाज से अगले 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने या 1 साल तक भी चलता रहे। आई एम श्योर कि उनकी अपनी भी ख्वाहिश होगी कि उनकी ये राय गलत साबित हो जाए, और हम भी यही चाहते हैं। अल्लाह खैर करे, अल्लाह आसानियाँ करे सबके लिए। अल्लाह हाफ़िज़।